योरुची सुगीकुनी। तो गाइस हम बात करने वाले हैं उस स्वॉर्ड्समैन के बारे में जो कि आप जितने भी डीमन स्लेयर में ब्रीदिंग स्टाइल्स को देखते हैं उन सब की पैरेंट टेक्निक यानी कि सन ब्रीदिंग को इन्वेंट किया था और जिसने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुजान को भी जो डीमन किंग है बिना किसी की हेल्प के 1v1 फाइट में भी हरा दिया था और उसे भागने में मजबूर कर दिया था। और अगर आपको इस स्टोरी को जानना है तो बने रहिए वीडियो में एंड तक ताकि हम जान पाएं आखिर क्या थी इसकी बैक स्टोरी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो योरुची का जन्म सेनगोकू एरा में एक विलेज के घर में होता है। योरुची का एक ट्विन ब्रदर भी था और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे ट्विन ब्रदर होना अपशगुन माना जाता था। और क्योंकि योरुची एक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुए थे उनके फादर उन्हें मारने ही वाले थे, बट उनकी मदर के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे ये डिसाइड किया गया कि जब योरुची 10 साल के हो जाएंगे तो उन्हें टेम्पल भेज दिया जाएगा। और इसके बाद में चिकात्सु को जो उनका ट्विन ब्रदर था स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि योरुची और मिचिकात्सु से बिल्कुल अलग अलग व्यवहार किया जाता था। दोनों क्या क्या खाएंगे क्या पहनेंगे बिल्कुल ही अलग किया जाता था। और योरुची को एक कमरे में बंद जहाँ रहना पड़ता था, वहीं मिचिकात्सु बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उनके फादर मिचिकात्सु को योरुची से मिलने भी नहीं देते थे और इवन अपना बेटा होने के बावजूद उनके साथ 11 जैसा व्यवहार किया जाता था। और ये सब देख के मिचिकात्सु को योरुची में बहुत दया आती थी। और क्योंकि योरुची ने 7 साल तक कुछ बोला भी नहीं था, सबको लगता था वो बोल और सुन नहीं सकते थे, और इसलिए मिचिकात्सु ने एक दिन एक बम्बू कट किया और उसका एक फ्लूट बनाई ताकि जब भी योरुची को कुछ बोलना हो तो वो ये बचाएं और ताकि वहाँ पे मिचिकात्सु आ सके। और योरुची का एक बात सबको बहुत अजीब लगती थी कि वो अपनी माँ के लेफ्ट साइड से हमेशा चिपके रहते थे। और मिचिकात्सु को ये लगता था कि योरुची बहुत डरपोक है और वो बहुत डरता है सबसे, इसलिए वो बस अपनी माँ से चिपका रहता है। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा। एक बार जब मिचिकात्सु अपने ट्रेनर से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा होता है वो अचानक से डर जाता है क्योंकि वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे योरुची खड़ा है, जो कि उससे पहले उसने प्रेजेंस उसकी फील नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे योरुची जो थे वो बिल्कुल ट्री की तरह स्टिल खड़े थे। और उसके बाद वहाँ पे योरुची के मुंह से वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे होता है जो एक वर्ड सुनता है और वहाँ पे योरुची मिचिकात्सु से बोलते हैं कि मैं भी दुनिया का सेकंड बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट बेस्ट स्वॉर्ड्समैन तो तुम ही बनो। और उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो योरुची को ऑफर करता है कि तुम भी क्यों ना एक बार स्वॉर्ड चला के देखो। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो योरुची को स्वॉर्ड पकड़ना ही सिखा रहा होता है, बट जैसे ही वो लोग स्टार्ट करते हैं योरुची के फर्स्ट अटैक में ही वो ट्रेनर नॉकआउट हो जाता है। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं योरुची स्टार्टिंग से ही कितने पावरफुल थे। उसके बाद जब योरुची उस ट्रेनर को नॉकआउट कर देते हैं तो उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस ट्रेनर को बहुत दर्द हुआ होगा। और उसके बाद फिर योरुची जो है वो अपना बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे मिचिकात्सु उनके पीछे पड़ जाता है कि मुझे ही बताओ कि तुमने ये कैसे किया। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछने के बाद योरुची मिचिकात्सु को बताते हैं कि जब भी तुम अटैक करने वाले हो तो सबसे पहले अपने ओपोनेंट के ब्लड फ्लो और उसके बाद फिर ब्रीदिंग को सबसे पहले चेक करो, देन फिर अटैक करो, और जिससे कि बाद तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो पक्का हारेगा। ये सारी बातें जो थी वो मिचिकात्सु के बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो योरुची थे वो सी थ्रू वर्ल्ड देख सकते थे। क्योंकि मिचिकात्सु से ज़्यादा स्किल्ड था योरुची तो उसके वो डर लग रहा था कि कहीं उसके फादर जो हैं वो उसे सामुराई ना बना दे और मिचिकात्सु को टेम्पल ना भेज दें। और ऐसा होता भी है, बट जिस दिन उसकी माँ मरती है योरुची की वो उसी दिन वहाँ पे रात को 3 बजे मिचिकात्सु के रूम के बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी माँ मर गई है और मैं आपसे घर छोड़ के जा रहा हूँ, और साथ में उसे फ्लूट देने का थैंक यू भी कहते हैं और उसके बाद अलविदा कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिचिकात्सु अपनी माँ की डायरी पढ़ता है। फिर उसे पता चलता है कि योरुची को पहले से ही पता था कि उसके फादर उसको टेम्पल ना भेजकर मिचिकात्सु को टेम्पल भेजने वाले हैं, इसलिए योरुची पहले ही घर छोड़कर चले गए। और फिर वो आगे पढ़ता है कि उसकी माँ कोई बीमारी थी जिससे उनका लेफ्ट साइड वीक होता जा रहा था और इसलिए योरुची उनके लेफ्ट साइड से चिपके रहते थे ताकि उनको चलने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सब वो अपनी सी थ्रू वर्ल्ड टेक्निक से देख पाते थे। और उसी बीमारी के कारण अंत में उनकी माँ की डेथ हो गई। मिचिकात्सु को ये जानकर योरुची के लिए उनकी जलन और बढ़ती गई, और क्योंकि योरुची उसको सब कुछ भीख में दे गए थे तो उसे और भी बुरा लग रहा था ये सब जान के। घर से निकलने के बाद योरुची लगातार एक दिन और एक रात भागते रहे बिना थके वो भी। और उसके बाद वो बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम यूटा था और उसका पूरा परिवार प्लेग नाम की एक बीमारी से मर गया था। वो एक टेड पोल्स को इकट्ठा कर रही थी और फिर उनको बाद में सारे को छोड़ देती है। ये सब देख के योरुची क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो इन सबको इकट्ठा करने वाली थी। फिर वो योरुची को बताती है कि वो उन टेड पोल्स को उनके परिवार से दूर नहीं करना चाहती है
और इसके बाद इनकी योरिची की कोई फैमिली थी नहीं और यहाँ पे उस लड़की की भी कोई फैमिली नहीं थी। तो यहाँ पे योरिची उससे पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? और उसके बाद फिर वो लड़की रोते हुए चेहरे से उसकी तरफ देखती है। उसका सीधा मतलब था कि हाँ। और उसके बाद फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और जहाँ पे योरिची बहुत कम बोलते थे, वो लड़की बहुत ज़्यादा बोलती थी। और उसके बाद जब 10 साल बीत जाते हैं तो वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर जब एक दिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है यानी कि यूटा, तो वो योरिची को भेजती है एक मिडवाइफ को लेने के लिए और योरिची प्रॉमिस करते हैं कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। बट रास्ते में वो एक बूढ़े इंसान की हेल्प करने लग जाते हैं जो अपने घायल बेटे से मिलना चाहता था, जिसमें उन्हें एक दिन बीत जाता है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं यूटा और उनके बच्चे को किसी ने मार दिया है। ऑब्वियसली ये डीमन का काम था। और इसी बात पे उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो 10 दिन तक यूटा की बॉडी को हाथ में लिए वैसे ही स्टिल बैठे रहते हैं। और फिर 10वें दिन वहाँ पे एक डीमन स्लेयर आता है जो कि रेनगो एंसेस्टर लग रहा था। और वो उस दिन उन्हें बोलता है कि आपको इनका फ्यूनरल कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्हें डीमंस के बारे में बताता है। जिसके बाद योरिची का एक ही गोल था कि उन्हें मुजान को ख़त्म करना है और सारे डीमंस को मारना है। फिर वहाँ से फिर उनकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जर्नी स्टार्ट होती है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद योरिची देखता है कि वहाँ पे कोई भी स्वॉर्ड्समैन ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ ही नहीं कर सकता था। इसलिए योरिची उन्हें सभी को ब्रीथिंग टेक्निक्स सिखाते हैं और सभी डीमन स्लेयर्स ब्रीथिंग टेक्निक्स नहीं सीख पाए। बट हाशिरास जो कि पहले से ही बहुत स्किल्ड थे, वो ब्रीदिंग टेक्निक सीख गए। पर कोई भी सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाया क्योंकि उनकी बॉडी जो थी वो कैपेबल नहीं थी सन ब्रीदिंग के लिए। इसलिए वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जितने भी हाशिरास थे वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो मिचिकात्सु था वो भी डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे अपने कॉमरेड्स का बदला लेना है क्योंकि उन्हें डीमंस ने मार दिया था। और फिर वो भी सन ब्रीदिंग क्योंकि यूज़ कर नहीं सकता था, वो मून ब्रीदिंग को क्रिएट करता है। धीरे धीरे जैसा डीमन स्लेयर माँ की योरिची के सर पे था वैसे ही सारे डीमन स्लेयर पे आने लगता है जो कि ब्रीदिंग यूज़ करते थे। और उसके बाद फिर उनके साथ एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ होती है। जिन जिन के सर पे डीमन स्लेयर मार का आया था वो बस 35 ईयर्स के बाद ही मरने लगते हैं। और उसके बाद सारे हाशिरास को पता चल गया था कि वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली एक दिन योरिची के सामना होता है माइकल जैक्सन से, मतलब मुजान से, जिसके साथ होती है तमायो। और मुजान योरिची से बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम ब्रीदिंग यूज़ करते हो या नहीं, मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत डीमन स्लेयर्स को मारा है। लेकिन उसे क्या मालूम था योरिची ने ही सारे डीमन स्लेयर को ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई है और ये क्रिएट भी किया है। और मुजान के पहले अटैक से ही योरिची बहुत बेयरली मैनेज कर पाते हैं बचना, बट वो तो बच जाते हैं। बट उनके पीछे जो सारे जो पेड़ थे वो सारे ही कट जाते हैं, जिससे योरिची को अंदाज़ा लग जाता है कि मुजान बहुत पावरफुल है। और इसी फाइट के दौरान योरिची अपनी सन ब्रीदिंग के सारे 13 फॉर्म्स को परफॉर्म कर लेते हैं और मुजान पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं जिससे उसके हाथ और दोनों पैर काट देते हैं। और फिर क्योंकि मुजान उन्हें रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सेल्स जल रहे थे सन ब्रीदिंग की वजह से, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुजान को फर्स्ट टाइम लगता है कि वो मर सकता है। और हम जैसा कि जानते हैं मुजान मरने से कितना डरता है और इसलिए वो अपने बॉडी के 1800 पीसेस कर लेता है। बट यू वॉन्ट बिलीव कि उसी इंस्टेंस पे इन 1500 पीसेस को योरिची ने उसी टाइम पे काट दिया था और लगभग जो पीसेस बचे वो एक ब्रेन जितने थे जो कि एस्केप कर गए। और उसी टाइम पे मुजान का कर्स भी टूट जाता है तमायो पे और वो चिल्लाती है उसका नाम मुजान की बूसूजी। और हम देखते हैं कि मुजान का नाम लेने पर भी यहाँ पे तमायो को कुछ नहीं होता क्योंकि मुजान तो भाग चुका था। जब योरिची वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका खुद का भाई मिचिकासु जो कि मून हाशिरा था वो कोकुशिवा नाम के एक डीमन में बदल चुका है। और क्योंकि योरिची उसके भाई थे तो योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दिया जाता है। और सारे हाशिरास उसे सुसाइड करने की भी बोल रहे थे, बट उस टाइम का डीमन स्लेयर कॉर्प्स का जो लीडर था जो कि सिर्फ ओनली 6 साल का था वो उन्हें रोक देता है ऐसा करने से। और उसके बाद से फिर मुजान ने अपना चेहरा योरिची जब तक जिंदा रहे तब तक उन्हें नहीं दिखाया, मतलब लिटरली वो गायब ही हो गया। और ये सारी बातें वो तांजीरो के एंसेस्टर सोमियोशी को बता रहे होते हैं जो कि फाइनल फाइट के दौरान ये सारी बातें होंगी। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि योरिची जब ये सब बता रहे होते हैं तो वहाँ पे सोमियोशी की बेटी आ जाती है और वो योरिची से एक हग मांगती है। फिर जब योरिची उसे खिला रहे होते हैं तो उसी टाइम पे वो रोने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सबसे स्ट्रांग लोग भी रोते हैं यार, क्योंकि उनके पास भी छोटा सा दिल होता है। और फिर उसके बाद जब योरिची उस सन ब्रीथिंग दिखाते हैं कमाडो फैमिली को तो सोमियोशी की जो वाइफ होती है वो सन ब्रीथिंग देख के बहुत फैसिनेट करती है। और योरिची इसलिए सोमियोशी को भी सन ब्रीथिंग सिखा देते हैं ताकि उसकी वाइफ को जब मन करे वो देख सके सन ब्रीथिंग को। और उसके बाद फिर कमाडो फैमिली में परंपरा चलती आती है कि हिनोकामी काबुरा डांस उन्हें हर ईयर करना ही होता है जो कि फायर गॉड को डिवोटेड। एंड जब लास्ट टाइम योरिची कमाडो फैमिली से मिलते हैं
तो वो अपनी हाना फूडा इयररिंग्स को दे देते हैं सोमियोशी को, जहाँ पे सोमियोशी योरिची से बोलता है कि वो ये इयररिंग्स को अपनी फैमिली में आगे बढ़ाते रहेगा। और इसी बात पे योरिची सोमियोशी को एक बहुत मीठी सी स्माइल देते हैं और अलविदा कहते हैं। सो गाइस, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और तब तक के लिए गुड बाय।